साल 1980 और 90 के दशक में कुछ फिलिस्तीनी घरों के बाहर फूलों का एक बकेट मिलता है। इन बकेट्स में एक नोट होता है जिस पर हिब्रू में लिखा होता था, ना हम भूलते हैं और ना माफ करते हैं। और इसके कुछ दिनों के बाद उस घर के एक आदमी की मौत हो जाती है। दरअसल इन गुलदस्तों और हत्याओं के पीछे हाथ था इजरायली की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का, जो एक एक कर म्यूनिख मैसेकर 1972 के जिम्मेदार पैलेस्टीनियन एक्सट्रीमिस्ट को मार रही थी। लेकिन क्या था ये म्यूनिख मैसेकर? Palestinian guerrillas raided the sleeping quarters of the Israeli team. The gunmen shot dead 2 Israelis and are now holding 20 athletes and 6 officials as hostages. हाय, दिस इज दीपक देव। तो चलिए साल दर साल करके 20 साल तक चले इजराइल के रिवेंज को और भी गहराई में जाकर समझते हैं। 5 सितंबर 1972 दिन था मंगलवार, सुबह 4 बजे। जर्मनी के म्यूनिख सिटी में बने ओलंपिक विलेज में इजराइल के खिलाड़ी और पूरा स्टाफ अपार्टमेंट में सो रहे थे। तभी अचानक रेसलिंग रेफरी योसेफ गटफ्रेंड को कुछ आवाज सुनाई दी। नींद से उठकर आंखें मलते हुए जब उन्होंने मेन डोर की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। खिलाड़ियों जैसा ट्रैक सूट पहने, कुछ नकाबपोश, हाथों में बंदूक लिए 8 लोग अपार्टमेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर 6 फुट 3 इंच के लंबे चौड़े रेसलर यूसुफ झट से उठते हैं और दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगते हैं और साथ ही हिब्रू में जोर से चिल्लाते हैं, शिव्रे तिस्तात्रु, शिव्रे तिस्तात्रु, यानी बॉयज रन अवे फ्रॉम हियर, यानी बॉयज भागो यहाँ से। इस आवाज के साथ वहां से सब लोग भागने लगते हैं और कुछ खुशनसीब खिलाड़ी वहां से भागने में कामयाब भी रहते हैं। पर अफसोस यहाँ हुई, मुठभेड़ में रेसलिंग कोच मोसे वेनबर्ग के गाल को चीरते हुए एक गोली निकलती है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। और इसी बीच वेट लिफ्टर योसेफ रमानो, जो मोसे और यूसुफ की तरह ही इन आतंकियों का सामना कर रहे थे, वो भी आतंकियों की गोली का शिकार होकर मारे जाते हैं। बेसिकली ये टेररिस्ट फिलिस्तीनी ग्रुप ब्लैक सितंबर का पार्ट था। दोस्तों, ब्लैक सितंबर ग्रुप की स्थापना फिलिस्तीन द्वारा 1971 में जॉर्डन आर्मी से बदला लेने और जॉर्डन के सम्राट हुसैन की हत्या करने के लिए की गई थी। इन लोगों ने सितंबर 1970 में सम्राट से सत्ता छीनने के लिए पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को बनाया था। और तब जॉर्डन से इस दौरान हुई वॉर में हजारों फिलिस्तीनी मारे गए थे या उन्हें वहां से बाहर खदेड़ दिया गया था। जब पीएलओ यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जॉर्डन से बाहर निकाल दिया गया था, तब 1974 में अपने ऑफिशियल रिजोल्यूशन से पहले इस ग्रुप ने दुनिया भर में इजराइल और वेस्टर्न टारगेट के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी और इसी के तहत म्यूनिख में 1972 के ओलंपिक समर गेम्स में इजराइल के ओलंपिक टीम के कत्लेआम की योजना बनाई गई। इसलिए इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब इनके हथियारों से लैस टेररिस्ट म्यूनिख जाकर 9 इजरायली खिलाड़ियों, जो थे योसेफ गटफ्रेंड, शूटिंग कोच केहत शोर, कोच आमित्जू शाप्रिया, फेंसिंग प्लेयर आंद्रे स्पित्जर, वेट लिफ्टर याकोब स्प्रिंगर, रेसलर्स एलाइजर हाफलिन एंड मार्क स्लेविन और वेट लिफ्टर्स डेविड बर्जर एंड जेफ रेडमैन को बंधक बना लेते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं था जब इजरायली ऐसी मुसीबत झेल रहा था, बल्कि साल 1948 से अपने ओरिजिन के बाद से ही इजराइल फिलिस्तीनी और अरब एक्सट्रीमिस्ट के निशाने पर रहा है। खैर, ये आतंकी इन खिलाड़ियों को छोड़ने के लिए इजराइल से अपने 234 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने की मांग करते हैं। लेकिन उस समय की इजराइल की प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर, जो कि इजराइल की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, इसके लिए साफ मना कर देती है। इससे गुस्साए आतंकियों ने दोनों लाशों को हॉस्टल की छत से नीचे फेंक दिया और धमकी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो बाकियों का भी वही हश्र होगा। उस समय जर्मनी, जहां ये ओलंपिक हो रहा था, वहां के चांसलर विली ब्रैंड थे, जो आतंकियों की मांग को मानने के लिए फेवर में थे। इसलिए वो पीएम गोल्डा मेयर को समझाते हैं और फिर पीएम गोल्डा मेयर मान भी जाती है। फिर तय ये होता है कि इजराइल सभी कैदियों को म्यूनिख मिलिट्री एयरपोर्ट पर आतंकियों को सौंपेगा और आतंकवादियों को, उन खिलाड़ियों को रिहा करना होगा। लेकिन यहाँ इजराइल के इस प्लान का असली मकसद ये था कि जैसे ही आतंकी खिलाड़ियों के साथ यहाँ आएंगे, उन्हें शार्प शूटर द्वारा मार दिया जाएगा। फाइनली इजराइल के इस सीक्रेट प्लान से अनजान टेररिस्ट जब उन इजरायली प्लेयर्स के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और तब वहां अकॉर्डिंग टू द सीक्रेट प्लान इजरायली शार्प शूटर उन ब्लैक सितंबर टेररिस्ट पर गोली चला देती है। आतंकी इस बात से इतने गुस्सा हो जाते हैं कि बाकी 9 खिलाड़ियों की भी वहीं गोली मारकर हत्या कर देते हैं।
The terrorists aim a hand grenade at the helicopter with the Israeli athletes. The aircraft explodes, instantly killing the hostages. इसी बीच इजरायली फायरिंग में 8 में से 5 आतंकियों की मौत हो जाती और 3 को जिंदा पकड़ लिया जाता है। चूंकि उस समय ये आतंकी जर्मनी के अंदर थे, इसलिए जर्मनी उन्हें अपनी हिरासत में ले लेता है। वहीं जर्मनी से अलग इजराइल में इमीडिएट जस्टिस की मांग उठ रही थी। इस बीच जब इन 11 खिलाड़ियों को फ्यूनरल के समय श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो उसी समय मारे गए खिलाड़ियों में से एक रेसलिंग कोच मोशे बेनबर्ग की बहन कैरमल एलिश की मौके पर ही हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इस घटना ने इजराइल के लोगों और इजरायली गवर्नमेंट को और भड़का दिया, लेकिन इजराइल यहाँ जर्मनी के एक्सट्रेडिशन रूल की वजह से मजबूर था, जिसकी वजह से बाकी बचे 3 आतंकियों को इजरायली वापस नहीं लाया जा सका। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी इन आतंकियों को जर्मनी की नो डेथ पेनल्टी के रूल चलते डेथ पेनल्टी भी नहीं दी जा सकती। नाउ वी ऑल नो वेरी वेरी वेल, इजराइल हमेशा से अपने रिवेंज के लिए जाना जाता रहा। और यहाँ भी अब यही होना तय था। अब 8 सितंबर 1972 को इजराइल लेबनान और सीरिया में मौजूद पीएलओ के करीब 10 एयरपोर्ट्स को उड़ा देता है। इस घटना में 200 से ज्यादा लोग की मौत हो जाती है, लेकिन इजराइल यहाँ भी नहीं रुकता और फिर प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर की देखरेख में शुरू होता है मिशन द रैथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का कहर। इस मिशन की जिम्मेदारी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को दी जाती और इसे लीड कर रहे थे माइकल हरार। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज मोसाद? एक्चुअली मोसाद इजराइल की ऐसी खुफिया एजेंसी है जिसे इंटेलिजेंस कलेक्शन, सीक्रेट ऑपरेशन और टेररिज्म से मुकाबला करने के लिए 13 दिसंबर 1949 को एस्टैब्लिश किया गया। इसलिए मोसाद को एक ऐसी किलिंग मशीन भी कहा जाता है जो इजराइल के खिलाफ कुछ भी करने वाले लोगों को दुनिया के किसी भी कोने से खोज निकालते और एक स्पेशल मैसेज के साथ उन्हें खत्म कर देती है। एनीवे, कहानी में अब वापस आते हैं। अब मोसाद द्वारा रैथ ऑफ गॉड के तहत 30 से 35 आतंकी लोगों की एक लिस्ट बनाई जाती है जिनके इस हत्याकांड में शामिल होने की पूरी संभावना थी और अब मोसाद को इन्हें ठिकाने लगाना था। यूरोप और मिडिल ईस्ट में चला मोसाद का ये ऑपरेशन करीब 20 साल तक चला और इसमें मोसाद ने लगभग हर उस आदमी को चुन चुन कर मारा जिसकी ऑपरेशन म्यूनिख मैसेकर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन था। इस ऑपरेशन के तहत पहला जो असैसिनेशन मोसाद करती है वो होता है रोम में। रोम में फिलिस्तीनी टेररिस्ट वेल ज़ोएतर छुप कर बैठा था। एक दिन जब वो डिनर करके एक रेस्टोरेंट से वापस जा रहा होता है, उसी वक्त इसे मोसाद के एजेंट रास्ते में ही घेर और 12 गोली मारकर इसका सीना छलनी कर देते हैं। दोस्तों, ये वही वेल ज़ोएतर था जो पीएलओ यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजर था। इसी बीच अक्टूबर 1972 में ही जर्मनी की फ्लाइट 615 में 2 आदमी चढ़ते हैं और प्लेन को हाईजैक कर म्यूनिख ओलंपिक के वहीं उन तीनों आतंकियों को रिहा करने की मांग करते हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों के दौरान इजराइल के खिलाड़ियों को म्यूनिख में बंधक बनाकर एयरपोर्ट पर फायरिंग के दौरान मार दिया था। खैर, जर्मनी उन आतंकियों को रिहा करने की मांग मान भी लेता है और फिर उन आतंकियों को रिहा भी कर दिया जाता है। हालांकि ये घटना जर्मनी के लिए किसी ब्लैक डे से कम नहीं थी, लेकिन इजराइल के लिए ये बहुत अच्छा था क्योंकि अब वो इन तीनों आतंकियों को मारने के लिए स्वतंत्र था। अब बारी थी मोसाद के दूसरे टारगेट महमूद हमसरी। हमसरी फ्रांस में पीएलओ का रिप्रेजेंटेटिव था और अपनी बीवी और बेटी के साथ वहां रहता था। यहाँ एक मोसाद एजेंट हमसरी से एक जर्नलिस्ट बनके उसका इंटरव्यू लेने के बहाने मिलता है और फिर मौका पाकर उसके लैंडलाइन फोन में चुपके से एक बॉम्ब प्लांट कर देता है। सुबह हमसरी के फोन पर एक रिंग बजती है और जैसे ही हमसरी फोन उठाता है, फोन ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हुए उसकी मौत हो जाती है। और यही वो घटना थी जो पैलेस्टीनियन टेररिज्म में मोसाद का डर पैदा कर देती है। इसी तरह साल 1973 तक मोसाद और भी कई फिलिस्तीनी आतंकियों को इसी तरह ठिकाने लगा देता है। फिर अप्रैल 1973 में मोसाद एजेंट शुरू करते हैं ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड का द मोस्ट डेयरिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे मोसाद एजेंट ह्यूद बराक, जो बाद में जाकर इजराइल के पीएम भी बनते हैं। इस मिशन का मकसद पीएलओ के 3 लीडर अबू यूसुफ, कमाल एडवान और कमाल नासिर को एक साथ मारना था, जो लेबनान की सिटी बैरूत में एक बिल्डिंग में रह रहे थे। यहाँ मोसाद एजेंट ह्यूद बराक स्पीड बोट के थ्रू बैरूत में एंटर करते हैं और वहां पहले से मौजूद मोसाद एजेंट से मिलते हैं जो टूरिस्ट बनकर वहीं रह रहे थे। इस मिशन के तहत मोसाद एजेंट हाइफा पोर्ट से रवाना होते हैं। इन्फ्लेटेबल बोट्स के सहारे वो बैरूत बीचेस पर पहुंचते, जहां मोसाद एजेंट एक दिन पहले से ही किराए पर ली गई अमेरिकन कार्स पे लैंडिंग साइट पर इस फौज का इंतजार कर रहे थे। यहाँ सभी सोल्जर्स को कई ग्रुप्स में बांटा जाता है एंड ईच ग्रुप प्रोसीड्स टू इट्स डेस्टिनेशन। दोस्तों, इनका निशाना था एक 7 मंजिला इमारत जो आतंकवादियों के लिए बैरक के रूप में काम करती थी और जिसमें पॉपुलर फ्रंट का हेडक्वार्टर्स भी मौजूद था।
और इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग में 2 फतह लीडर्स का घर भी था। इस 7 मंजिला बिल्डिंग की सुरक्षा दर्जनों आर्म्ड टेररिस्ट द्वारा की जाती है। वहीं फतह हेडक्वार्टर्स और 2 आर्म्स फैक्ट्री को ब्लास्ट करना भी उनका मकसद था। प्लान के तहत सबसे पहले कुछ इजरायली एजेंट्स औरतों का भेष बनाकर दूसरे एजेंट्स के साथ कपल के रूप में रहकर यहाँ की पूरी तरह रेकी करते। सड़क पर इतने सारे आदमियों को देखकर किसी को शक ना हो, इसलिए इनमें से कुछ लोग औरतों जैसा दिखने के लिए विग और मेकअप का इस्तेमाल करते। साथ ही वो इन्हीं मेकअप किट में ग्रेनेड भी छुपा लेते और फिर कंफर्मेशन के बाद वो बाकी सोल्जर्स को ग्रीन सिग्नल देते हैं, जिसके बाद इजरायली फौज चारों तरफ से इस बिल्डिंग को घेर कर उन पर अचानक धावा बोल देती है, जिसके बाद भयंकर गोलीबारी होती है। दोस्तों, ये पूरा ऑपरेशन करीब 2.5 घंटे तक चलता है, जिसके दौरान तीनों पीएलओ लीडर्स को उनके अपार्टमेंट में मार गिराया जाता है। साथ ही दर्जनों आतंकवादियों भी मारे जाते हैं। तलाशी में इजरायली सोल्जर्स को अपार्टमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं, जिनमें उन्हें पीएलओ के कई सारे सीक्रेट्स का पता चलता है। सक्सेसफुली ये ऑपरेशन भी कंप्लीट होता है, लेकिन इसके साथ ही इस ऑपरेशन के दौरान यहाँ 2 इजरायली एजेंट्स की भी मौत हो जाती है। इसी बीच जुलाई 1973 को ही मोसाद से एक गलती हो जाती है, जिसमें मोसाद के एजेंट एक सिटीजन को रेड प्रिंस समझकर शूट कर देते हैं। दरअसल रेड प्रिंस ही ऑपरेशन ब्लैक सितंबर का ऑपरेशन है था, जिसका असली नाम था अली हसन सलामे। म्यूनिख मैसेकर के बाद अली हसन सलामे ने 1973 में ही प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर को भी जान से मारने का प्लान बनाया, बट ये फेल हो गया और इस वजह से भी वो मोसाद के मेन टारगेट पर था। हालांकि रेड प्रिंस समझकर मारे गए एक आम नागरिक की हत्या की घटना के बाद मोसाद का थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, पर मोसाद को तो अपना रिवेंज लेना ही था, इसलिए अब किसी भी कीमत पर रेड प्रिंस उर्फ अली हसन सलामे को तो मारना ही था। फिर ऑपरेशन मावीर के तहत योजना बनाई जाती है। सलामे की निगरानी के लिए बैरूत में तैनात एक मोसाद एजेंट उसी जिम को ज्वाइन करता है जहाँ सलामे रेगुलरली एक्सरसाइज के लिए जाया करता था। मिशन को अंजाम देने के लिए एक मोसाद एजेंट उससे दोस्ती कर लेता है। इस ऑपरेशन में 14 मोसाद एजेंट्स और शामिल होते हैं। फिर उन एजेंट्स में से एक ने सलामे के अपार्टमेंट के सामने एक फ्लैट रेंट पर ले लेता है। इस तरह उस पर बराबर नजर रखी जाती है। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि वो दोपहर को अक्सर अपने अपार्टमेंट में मीटिंग करता है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा समय जिम और सोना में बिताता है। इसलिए मोसाद एजेंट्स उसे सोना में बम से उड़ाने की योजना बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस प्लान से एक्सेसिव सिविलियन के मारे जाने का डर था, इसलिए इस योजना को कैंसिल कर दिया गया। फिर 22 जनवरी 1979 को दूसरी योजना बनाई गई। मोसाद एजेंट्स ने 100 किलोग्राम विस्फोटक को एक कार में लगाकर सलामे के अपार्टमेंट ब्लॉक के करीब खड़ा कर दिया। फिर एक पार्टी में जाने के लिए जैसे ही सलामे का काफिला वहां से गुजरता है, वहां खड़ी उस कार में जोरदार विस्फोट हो जाता है। विस्फोट के बाद गंभीर रूप से घायल सलामे बहुत दर्द में था, क्योंकि उसके सिर और पूरे शरीर में स्टील के छर्रे धंस चुके थे। फिर ऑपरेशन बेड पर सलामे की मौत हो जाती है। इस ऑपरेशन को पूरा करने में सलामे के 4 बॉडीगार्ड समेत 4 राहगीर भी मारे जाते हैं। इस ऑपरेशन के तुरंत बाद मोसाद एजेंट देश को तुरंत छोड़कर चले जाते हैं और आखिर में मोसाद के इस ऑपरेशन का अंत 8 जून 1992 को पीएलओ के इंटेलिजेंस टीम के हेड आतिफ बेसेसो के असैसिनेशन के साथ हो जाता है। 20 साल चले इस ऑपरेशन में मोसाद म्यूनिख मैसेकर के 35 में से 33 लोगों को मारने में कामयाब हो जाती है और जो 2 लोग बचे थे उनमें से एक अबू दाऊद, जो म्यूनिख मैसेकर का मास्टरमाइंड था, और दूसरा पीएलओ का पूर्व चेयरमैन यासिर अराफात। हालांकि यासिर अराफात म्यूनिख मैसेकर साजिश में शामिल होने से इनकार करता रहा, बट फिर भी यासिर अराफात पर इजराइल ने ऐसा शिकंजा कसा कि वो फिलिस्तीनी शहर रामल्लाह के अपने हेडक्वार्टर्स तक सीमित होकर रह गए। अक्टूबर 2004 में अराफात बीमार पड़ गए, इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उन्हें पेरिस ले जाया गया, जहां उसकी डेथ हो गई। वहां अबू दाऊद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का खुद जिक्र किया था कि उसी ने म्यूनिख मैसेकर को प्लान किया था और जिसका उसे कोई रिग्रेट भी नहीं। 2 जुलाई 2010 को किडनी फेलियर की वजह से दाऊद की मौत हो जाती है। फाइनली म्यूनिख मैसेकर में शामिल सभी आतंकियों का अंत हो जाता है। दोस्तों, अपने स्ट्रिक्ट एक्शन और सक्सेसफुल ऑपरेशन की बदौलत मोसाद ने यूरोप से पैलेस्टीनियन टेररिज्म को पूरी तरह से खत्म कर दिया और साथ ही दुनिया भर के टेररिस्ट को ये मैसेज भी कन्वे किया कि अगर वो इजराइल के सिटीजन को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो मोसाद उन्हें पाताल से भी ढूंढकर उनका खात्मा कर दे। तो ये आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हम दोबारा आएंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।